प्यारे बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं कि सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स हमारे लिए किस प्रकार यानी ह्यूमंस के लिए किस किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे लाभों की चर्चा पहले कर चुके हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यानी जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव कैसे काम करते हैं, इसको समझेंगे। साथ ही साथ हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बच्चों, मनुष्यों ने अपनी उपज को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया। फसलों को रोगों, खरपतवारों और कीड़ों से बचाने के लिए हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का उपयोग किया। जो केमिकल्स होते थे, इनके बहुत ज्यादा उपयोग से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे कि अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो उन पेस्टिसाइड का यूज करने से लाभकारी और हानिकारक दोनों प्रकार के कीड़ों को वो नष्ट कर देता है। ठीक है। दूसरा, नष्ट करने के बाद, क्योंकि ये एक फूड चेन होती है, आपको पता है, तो खाद्य श्रृंखलाएं इससे असंतुलित होती हैं, जिससे हमारा पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। जब हम केमिकल्स का यूज करते हैं बिना सोचे समझे और बहुत अधिक यूज करते हैं तो उनकी पर्यावरण में कुछ न कुछ मात्रा बनी रहती है, जिसे अवशेषी मात्रा कहते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं, इनका अपघटन भी नहीं होता है और ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके प्रत्येक पोषक स्तर पर अपनी सांद्रता को बढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण जो टॉप का उपभोक्ता होता है, ठीक है, टॉप का कंज्यूमर होता है, उसमें इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। इसको जैव आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। बच्चों, इसका बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे समझ में आता है डीडीटी के प्रयोग से। ठीक है, डीडीटी नॉर्मली मच्छरों को मारने के लिए प्रयोग में लाया गया था। भारत में डीडीटी के लगातार उपयोग से डीडीटी की जो सांद्रता थी वो 13 से 31 पार्ट्स पर मिलियन हो गई, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। डीडीटी की यह बढ़ी हुई मात्रा मानव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करती है। केंचुए डीडीटी की मात्रा बढ़ने से खत्म होने लग गए और साथ ही साथ गिद्ध गिद्ध क्योंकि टॉप कंज्यूमर है, गिद्ध पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे गिद्धों की प्रजाति लुप्त होने का जो कारण है वह भी डीडीटी को माना जाने लगा। इसके अलावा बहुत सारी अच्छे अच्छे किस्मों की सुंदर चिड़ियाओं की जो किस्में हैं, उस पर भी इस डीडीटी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब है, जो केमिकल्स हैं, जिस पर्पस के लिए हम इनको यूज करते हैं, बशर्ते ही वो उस पर्पस को पूरा करते हो, लेकिन उसके अलावा इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स भी हमारे सामने आते हैं। अब बात करते हैं कि क्योंकि हमें अपनी उपज को बढ़ाना है तो हमें इंसेक्ट्स को, पेस्ट को और डिजीज को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कार्बनिक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें किसान रासायनिक उर्वरकों, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और मेडिसिन के स्थान पर गोबर की खाद और बायो पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। ठीक है, जिन्हें बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो रासायनों के दुष्प्रभाव वनस्पतियों और जंतुओं पर पड़ रहे हैं, उनसे इनको बचाया जा रहा है। ठीक है, जैसे क्या क्या, इससे जो हमारे नॉन पेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो हमको नुकसान भी नहीं पहुंचाते, वो भी मर रहे हैं। बायो मैग्निफिकेशन में आपसे बात कर चुकी हूँ। साथ ही साथ नेचुरल इम्बैलेंस भी इससे प्रकट हो रहा है। तो इससे कार्बनिक कृषि को बढ़ावा, पीड़कों के जीवन चक्र और परभक्षण, भोजन के तरीकों आदि और आवास की पूरी जानकारी जो है वो अगर हमको हो जाए तो हम इन पीड़कों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे काली और लाल धारियों वाली बीटल, एफिड्स और ड्रैगन फ्लाइज के मच्छरों को नष्ट करती है।
बीटी जीवाणु बेसिलस thuringiensis जीवाणु से प्राप्त क्राई प्रोटीन कैटरपिलर लार्वा की आहार नाल में छेद कर देती है, जिससे ऊतक द्रव्य उसमें भर जाता है और वह फट जाता है और लार्वा मर जाता है। इस प्रोटीन को बनाने वाली जीन को जीवाणु से निकालकर जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा दूसरे पौधों में डाला जा रहा है और उन्हें प्राकृतिक रूप से कीटरोधी बनाया जा रहा है, जैसे बीटी कॉटन और बीटी बैगन। इसके बारे में हम जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, एक कवक है ट्राइकोडर्मा, जो पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले मुक्त जीवी कवक हैं, जो पादप रोग उपचार में काम आते हैं। इन्हें जैव नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों, बेसिलस पोपिलेई जापानी बीटल में मिल्की डिजीज उत्पन्न करता है। ठीक है, ये बीटल जो है वो पौधों को खाकर नुकसान पहुंचाती है, तो उसमें मिल्की डिजीज उत्पन्न करता है, जिससे कि ये उनको हार्म पहुंचा के हमारी फसलों की रक्षा करता है। कोकोबैसिलस एक्रिडियोरम जो डेजर्ट टिड्डी उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको संक्रमित करता है, जिससे कि हमारी फसल को ये बचाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मतलब जब हम माइक्रोब्स को एज ए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करने लग जाएंगे या कोई डिजीज को कंट्रोल करने में लग जाएंगे, तो उसे हम जैव नियंत्रक या बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में जानते हैं। इसके अलावा वैक्यूलोवायरसिस जो वैक्यूलो वायरस है, रोगजनक कीटों और अन्य ऑर्थोपोड्स, रोगजनक कीटों और कुछ ऑर्थोपोड्स हैं, उनको नष्ट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। और ये वायरस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस वंश के वायरस हैं। ये और पौधों को और जीवों को, पक्षियों को या अन्य किसी को कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पहुंचाते हैं। ये केवल ऑर्थोपोड्स और वैसे ऑर्थोपोड जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं उनको खत्म करते हैं। ठीक है, कुछ कीड़ों को और ऑर्थोपोड्स को खत्म करते हैं। रासायनिक उर्वरकों से बच्चों मृदा और पर्यावरण को हानि पहुंचती है, इसलिए उनके स्थान पर जैव उर्वरकों की खोज और उनको प्रचलन में लाने का प्रयास सब लोग कर रहे हैं और हमें भी इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। बच्चों, सूक्ष्म जीवों को माइक्रोब्स को पोषक माध्यमों में उगाया जाता है। पोषक माध्यमों को मीडियम कहते हैं, उगाने को कल्चर कहते हैं। ये वृद्धि करके कॉलोनी का रूप क्यों उगाया जाता है? ताकि ये वृद्धि करके कॉलोनी का रूप ले लें और हम इन्हें सामान्य आंखों से देख सकें। रॉकीफोर्ड चीज एक विशेष प्रकार का सुगंधित चीज होता है। व्यावसायिक रूप से सूक्ष्म जीव पैदा करने के लिए प्रयुक्त होने वाले बड़े बर्तन को किण्वक या फर्मेंटर कहते हैं। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था और इसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी, आपको पता है, एडवर्ड फ्लेमिंग ने। LAB का फुल फॉर्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ब्रीवर्स यीस्ट कहते हैं सैकरोमाइसिस सेरेविसी को। आसवन विधि से तैयार पेय है विस्की, ब्रांडी और रम। फलों के रस को साफ तथा पारदर्शी बनाने में प्रयुक्त होता है पैक्टिनेज। सूक्ष्म जीव मृत जीवों को अपघटित कर प्रदूषण को रोकते हैं। वाहित मल, जिसे हम सीवेज कहते हैं, के प्राथमिक उपचार के बाद बचे गंदे पानी को बहिश्राव कहते हैं। पानी के ऊपर तैरते जीवाणु तथा कवक के समूह को ऊर्णक या फ्लॉक्स कहते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन या फिर ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है, बायोकेमिकल डिमांड कहलाती है उस पानी की। ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। कपड़ों पर से तेल के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त जैविक रसायन है लाइपेज। साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरक्षा निरोधक रसायन है, इसे अंग प्रत्यारोपण के समय दिया जाता है। दूध से दही बनने पर कौन सा विटामिन बढ़ जाता है? विटामिन बी। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरकों के रूप में मुख्यतः धान के खेतों में किया जाता है। यीस्ट कोशिकाएं किण्वन में शर्कराओं को तोड़कर अम्ल गैसें तथा अल्कोहल में परिवर्तित करती हैं। दलहनी फसलों को नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है,
क्योंकि राइजोबियम जीवाणु जो सहजीवी जीवाणु है जो नाइट्रोजन फसलों की जड़ों में रहता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सिरका है एसिटिक अम्ल, स्टैटिन प्रयुक्त होता है रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। बिना आसवन के बनने वाले पेय हैं वाइन और बियर। पनीर तथा योगर्ट किस प्रक्रिया के उत्पाद हैं? किण्वन यानी फर्मेंटेशन। यीस्ट विटामिन बी का मुख्य स्रोत होता है। पेस्टिसाइड जैव अपघटनी नहीं होते हैं। ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके प्रत्येक पोषक स्तर पर अपनी सांद्रता को बढ़ाते हैं, जिस कारण जो टॉप कंज्यूमर है इसमें इनकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है। इसी बड़ी सांद्रता को जैव आवर्धन कहते हैं। डीडीटी के कारण गिद्ध और केचुए जैसी प्रजाति पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से आज यहाँ पर हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर खत्म होता है और हमने इस चैप्टर में माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंस को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है। तो आप भी देखिएगा कि अपने चारों ओर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें जो माइक्रोब से आपको लगता है कि माइक्रोब से हमको मिले हैं, तो उनकी आप सूची बनाइएगा और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इस चैप्टर में आपको याद करने के लिए क्या है कि कौन से, एक तो आपको बायोलॉजिकल नेम्स याद करने पड़ेंगे सूक्ष्म जीवों के, ठीक है, जिनसे हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो याद करने पड़ेंगे, साथ ही उससे हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है ये करना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, आप इसको बार बार अच्छे से पढ़िएगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।